अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान के जो हालात इस वक्त हैं और अगर आप उनका जायज़ा लें तो आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलेंगी जो कि दुनिया के अंदर किए गए कई ऐसे इक़दामात हैं जो बिल्कुल अक्कासी करते हैं उस माहौल की, उस एटमॉस्फेयर की जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन की। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसके होने के बाद दुनिया का नक्शा जो है वो तकरीबन बदल गया था और दुनिया में रहने वाले लोग जो कि मोनार्की में रहते थे, मतलब बादशाहत के अंदर रहते थे, उनका सोचने का तरीका बदल गया था। ये बात है 16वीं सदी की, जब लोगों को बादशाहत के अंडर रहना पड़ता था और बादशाहत के बाद एक सेकंड स्टेप होता था जिसे क्लर्जी कहते हैं, जो कि आपके मुल्क के अंदर जो राइज रिलीजन है उसके टॉप नॉच जो मुल्ला कह सकते हैं, उनको चर्च के कह सकते हैं, कस्टोडियंस कह सकते हैं, वो सेकंड पोजीशन पर होते थे और थर्ड पोजीशन पे होते थे किसान लोग या नॉर्मल लोग, जो कि हमारे जैसे लोग होते हैं, जो कि जिनके पास कोई ओहदा नहीं होता, जिनके पास कोई टाइटल नहीं होता, या उनके पास सिवाय अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ काम करना है और काम करने के बाद उससे पैसे कमाने जिससे उनका घर चलेगा। नाजरीन, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम होता था और जिसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण्स और फिर शास्त्रीयज और फिर उसके बाद वैश्यज और शूद्रज और फिर एंड पे दलित आते थे। तो दुनिया के अंदर जब ये कास्ट सिस्टम बना और उसके नतीजे के अंदर जो लोगों का रिएक्शन देखने को मिला 16वीं सदी के अंदर और फिर ऑनवर्ड 17वीं सदी के अंदर, वो बहुत यूनिक था। ये पहली दफ़ा था कि लोगों ने अपने बादशाह के ख़िलाफ़ जो है वो एक रेवोल्यूशन शुरू की और उस रेवोल्यूशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। पर मज़ेदार बात यहाँ पर यह नहीं है कि एक रेवोल्यूशन इनिशिएट हुई और वो इख्तिताम को पहुंची। मज़ेदार बात और डिस्कस करने वाली बात यह है कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से कई सदियों से राइज कानून और तरीक़ेकार, जिसे हम स्टेटस को भी कहते हैं, वो टूटा और उसके नतीजे के अंदर जो है वो डेमोक्रेसी ने जन्म लिया। अगर हम इन जो उस वक्त जो हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो हालात पैदा हुए वहाँ पे, अगर हम उसका जायज़ा लें तो हमें बहुत सारे ऐसे हालात पाकिस्तान में वक्ती तौर पे इस वक्त भी मिलेंगे और उनमें सबसे पहली चीज़ ये थी कि नोबिलिटी, अरिस्टोक्रेसी। नोबिलिटी नाजरीन इसको कहते हैं कि आप किसी नोबल फैमिली से या स्पेशल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या आपके नाम के साथ एक ऐसा टाइटल लगा हुआ जिस टाइटल की वजह से आप बेहतर समझे जाते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जो एक होल्ड है रिलीजन का या मुल्लाओं का या इस तरह के लोगों का जो इस्लामिक तंजीमें चलाते हैं और उनके कहने के ऊपर जो लोग रिएक्ट कर सकते हैं और जो उनके कहने के बाद मुल्क के अंदर जो है वो किसी भी तरह का इवेंट क्रिएट हो सकता है जिसको कोई भी रोकने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा या उसके ऊपर बात करने से 100 दफ़ा पहले सोचेगा। ये बिल्कुल वैसा ही स्टेट ऑफ माइंड है और स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं जो उस वक्त फ्रेंच रेवोल्यूशन में चल रहे थे। और तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिन लोगों का जूस निकाल के मुल्क जो है वो हुकूमत वक्त जो है वो अपने अखराजात भी चलाती है, वो मुल्क को भी चलाती है, अपनी याशियों में भी वक्त गुजारती है और फिर जब उनका ख़जाना खाली हो जाता है तो वो उन्हीं लोगों पे मज़ीद टैक्स लगाते हैं। नाज़रीन, ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसा पाकिस्तान में अब है, उस वक्त फ़्रांस में था कि फ़्रांस के बादशाह लुई XIV ने यह फ़ैसला किया कि मुल्क में जितनी मर्ज़ी इन्फ्लेशन है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ है या नहीं है, मैं तो एक अपने लिए बहुत खूबसूरत सा महल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपनी हर तरह की अय्याशी करूंगा। और उसने ऐसा ही किया। उसने बहुत ही खूबसूरत महल बनाया। उस महल के अंदर 20,000 लोगों के रहने की गुंजाइश थी। उसने 10,000 दरबारियों को वहीं पर ठहराया ताकि कोई उसके खिलाफ बगावत ना कर सके और उनका खर्चा उसने अपनी जेब से नहीं दिया, उसने लोगों की जेबों में से निकाला। वो लोग जो इन्फ्लेशन की वजह से खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास कोई ऐसे वसाइल नहीं थे कि वो अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें, और बादशाह जिसको वो खुदा की तरफ से भेजा गया एक डिवाइन किंग समझते थे, उसकी तरफ जब आस लगाई तो उस बादशाह ने जो है वो उनकी हालत के ऊपर तरस खाने की बजाय उन पर मज़ीद टैक्सेस लगाए। इसी तरह उसका जो बेटा था लुई XV, उसने भी कुछ इसी तरह के कारनामे किए और लुई XVI जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के इख्तिताम तक बादशाह रहा और उसने भी बहुत सारे काम इसी तरह के किए उसी पैलेस में रहते हुए। इन कामों के अंदर ना सिर्फ लोगों को मारना, लोगों को ह्यूमिलिएट करना, लोगों के आवाज़ों को दबाना, जैसे आजकल पाकिस्तान में होता है कि आप किसी को भी उठा के ले जाओ, नंगा करके डंडे मारें, वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट था। वहाँ पे सर उतार देते थे सीधा ही, या मार देते थे, या गोलियों से मार देते थे, या कुत्तों के सामने फेंक देते थे,
जो बादशाह का उस दिन का मूड होता था उसके मुताबिक कोई ना कोई अमल जो है वो लोगों के साथ कर दिया जाता था। नाज़रीन, ये वही लोग थे जो कि उस दौर के फिलोसफर्स थे। वो बात करते थे और वो बात करते थे कि अगर हम सोच सकते हैं तो हम हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी एक आइडेंटिटी है, हम कुछ सोच सकते हैं। हम उससे पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। उससे पहले बादशाह जो है वो बिल्कुल एक डिवाइन पावर समझा जाता था और उसके खिलाफ किसी को बोलने की इजाज़त नहीं थी। जैसे आजकल भी कुछ लोगों के खिलाफ आपको बोलने की इजाज़त नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और फिर करंट वगैरह और इस तरह की उल्टा लटका के बर्फ़ की सिल पे लटा के डंडे चंडे आपको मारे जाएंगे ताकि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। नाज़रीन, बात करते हैं कि लुई द 16th ने जो है वो मुल्क के ख़जाने को तो खाली कर दिया था, लेकिन उसने अपनी अयाशियों को कम नहीं किया। सोने पे सुहागा ये कि लोगों ने उनकी जो वाइफ थी, जो कि ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस थी, जो कि उन लोगों के बहुत ही गुस्से के बावजूद ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से उनकी शादी की गई, क्योंकि ऑस्ट्रिया और फ्रांस एक जंग में गए थे। 7 ईयर्स की वो जंग थी जिसके अंदर बहुत नुकसान हुआ था फ्रांस को। लेकिन लुई द 15th ने अपने बेटे की शादी ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस से की। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया। उस प्रिंसेस ने और उसके दरबारियों ने और उसने जो है वो शाहाना खर्चे कर करके ख़जाना बिल्कुल खाली कर दिया। यहाँ तक कि बहुत मशहूर सेइंग है कि एक दफ़ा जो है वो प्रिंसेस एक बाज़ार से गुजर रही थी और किसी ने इल्तिजा की कि प्रिंसेस हमारे पास खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो उसका ये मशहूर ज़माना जो जुमला है वो नोट किया जाता है हिस्ट्री में। कुछ कहते हैं कि ये सही नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि उसने कहा तो फिर आप केक खा लें या आइसक्रीम खा लें। ये ह्यूमिलिएशन जो लोगों के साथ की गई, ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई और लोगों ने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। और वो प्रोटेस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते इसके अंदर बहुत सारे मामलात बीच में हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो कि मैं अभी बता नहीं सकूंगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूँ इस वक्त इसको पाकिस्तान के करंट अफेयर्स के साथ। तो वो प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता वो एक रेवोल्यूशन की शक्ल इख्तियार कर गए। और रेवोल्यूशन जो थी वो इतनी वायलेंट थी कि उसके अंदर बेइंतहा लोगों का कत्ल हुआ, बेइंतहा दरबारियों का कत्ल हुआ। यहाँ तक कि राजा और जो महाराजा जो लुई द 16 था वो और उसकी बीवी मारिया एंटोनेट जो है उन दोनों को अभी सर उतार दिया गया। इतना वायलेंट था कि रेवोल्यूशनरीज जो थे वो आपस में भी एक दूसरे को मार चुके थे, एक दूसरे का नुकसान करते थे। उसके बाद लेटर ऑन जब तक नेपोलियन बोनापार्ट ने नहीं जो है वो चार्ज संभाला फ्रांस का, तब तक होता ये था कि अगर कोई भी नोबल या क्लर्जी का कोई भी बाशिंदा जो है वो मुल्क से फरार होने की कोशिश करता था और पकड़ा जाता था, या वो कहीं घूमते फिरते पकड़ा जाता था, तो उसके हाथ चेक किए जाते थे। अगर हाथ नरम होते थे तो इसका मतलब ये है कि ये काम नहीं करता, ये हमारी तरह किसान नहीं है, और उसको मार दिया जाता था। नाज़रीन, अगर बात की जाए रेवोल्यूशन की, तो रेवोल्यूशन का जो एक स्टेप होता है, जो पहला स्टेप होता है, वो होता यही है कि कोई ना कोई ऐसा इवेंट होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी एक ऐसा इवेंट हुआ जिस वक्त लोगों ने जो है वो वहाँ के तोप खाने पे एक हमला किया और वहाँ पे काफ़ी सारी जो कैनन्स थी और गन पाउडर्स था उसको अपने कब्जे में ले लिया। ये पहला स्टेप था जिसने शुरुआत की लोगों के अंदर ये इस उम्मीद को जगाया कि हम जो है वो इस बादशाह से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपको याद होगा पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा इवेंट हुआ, वैसे तो बहुत सारे इवेंट हुए जो रेवोल्यूशन की तरफ गए। एक इवेंट जो था वो उसने बांग्लादेश को भी अलग कर दिया, लेकिन एक इवेंट की तरफ मैं जो कि रीसेंट ईयर्स के अंदर हुआ, मैं आपकी तवज्जो लेके जाऊँगा। अगर आपको याद हो तो जो लॉयर्स मूवमेंट थी जो कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को रिमूवल के नतीजे में आई थी, वो भी एक इवेंट से हुआ था। जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ जो उस वक्त के सदर थे और डिक्टेटर थे, उन्होंने फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज की थी, क्योंकि उनको डर था कि जो इफ्तिखार चौधरी हैं वो उनके खिलाफ एक केस के अंदर फैसला सुनाने जा रहे हैं। तो वहाँ से वो शुरू हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा, उनको पाकिस्तान से भागना पड़ा। उसके नतीजे में हम एक डेमोक्रेसी में आ गए जो कि बिल्कुल वायलेंट है, उसी तरह की जिस तरह की फ्रेंच रेवोल्यूशन वायलेंट थी। उसकी वजह यह है कि 1999 से लेकर 2008 तक परवेज़ मुशर्रफ का दौर रहा। वो दौर जैसा भी था, लेकिन उस
दौर के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो तो नहीं बढ़ी, उसकी शायद वजूहात में कुछ वजूहात ये भी शामिल हैं कि अफ़गानिस्तान वॉर में पाकिस्तान को बहुत सारे पैसे मिले, जिसकी वजह से इकनॉमिकल स्टेबिलिटी रही। लेकिन 2008 के बाद जो पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाए गए हैं अभी तक, वो उसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए तो एक जगह आपको एक ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कि नोबल हैं, और वो नोबल लोग आपको सारे के सारे नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज में मिलेंगे। उन लोगों के नामों के साथ बड़े बड़े टाइटल्स लगे होते हैं, उनको कोई छेड़ नहीं सकता। उनके खिलाफ अगर कोई करप्शन चार्जेस आएंगे तो वो अपने अपने बाप दादाओं की हिस्ट्री दिखाएंगे आपको कि हम कितने नोबल हैं। और इसके बाद आप किसी मुल्ला के ख़िलाफ़, किसी भी आप ऐसे इंसान के ख़िलाफ़ जो कि दीन को इस्तेमाल करके मशहूर हुआ है, उसके ख़िलाफ़ भी आप कोई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसा ही कास्ट सिस्टम जैसा कि फ्रांस में था। लेकिन तीसरा जो तबका है उसके ख़िलाफ़ आप बात भी कर सकते हैं, केसेस भी बना सकते हैं, उनको मार भी सकते हैं, करंट शरंट लगा सकते हैं, उल्टा लटका दें, मार दें, फेंक दें गाड़ी में से, डाले में उठाया ले गए। तो बेसिकली बात यह है कि अगर सिमिलैरिटीज़ की बात की जाए तो सिमिलैरिटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल उस एरिस्टोक्रेसी की तरह है जो कि फ्रांस के अंदर थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर भी कुछ इसी तरह का हुआ था कि इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए भी लोगों के जो आपकी जो इशराफिया है, जो आपके पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, जो वज़ीर हैं, उन लोगों के खर्चे कम नहीं हुए और उनके खर्चों में मज़ीद इजाफे किए गए। ये सोचे समझे बगैर कि जो पाकिस्तानी अवाम है उनके खर्चे कौन मैनेज करेगा, उनकी इनकम नहीं बढ़ रही, उनके ऊपर टैक्सेस मज़ीद लगाए जा रहे हैं। एक और सिमिलैरिटी ये थी कि जब बादशाह लुई द 15 को ये शक था कि हम मेरे ख़िलाफ़ बगावत ना हो, तो उसने अपने महल में सबको बुला लिया था रहने के लिए, और 10,000 के करीब लोग उसके महल में ही रहते थे और वहीं पे खाते पीते सब करते थे। एक सिमिलैरिटी उसकी यहाँ पर भी पाई जाती है कि आजकल के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने तकरीबन हर कोalition पार्टी के लोगों को वज़ीर बना दिए ताकि कोई बगावत ना कर सके। एक सिमिलैरिटी और है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई द 15 ने एक ये काम किया कि जब उनको ये बहुत ज़्यादा समझाया गया कि हमारा जो ख़जाना है वो खाली है, आप जो है वो कुछ इकदाम करें, तो उन्होंने अपने महल के कुछ घोड़े बेच दिए। ऐसा काम जो है वो आपको एक और वज़ीर आज़म हमारे पिछले गुजरे हैं, उनको भी आपने देखा होगा कि उन्होंने 2 भैंसें और कुछ गाड़ियाँ बेची, जिससे दिखावा ही कहा जा सकता है, क्योंकि उससे फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ा। अगर फ़र्क डालना होता तो कुछ ऐसा काम किया जाता जिससे वाकई फ़र्क पड़ता। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर मैंने कुछ सिमिलैरिटीज़ आपको बताई हैं। मकसद बताने का ये है कि अगर हालात वैसे ही रहेंगे तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अल्लाह ना करे वैसी रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आ जाए? मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो हिस्ट्री होती है वो आपको ये बताती है कि किस किस तरह से इवेंट्स अपनी जगह बनाते हैं, और वो इवेंट्स जो जगह बनाते हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। वो इसलिए किसी के कंट्रोल में नहीं रहते क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें होती हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में और पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में एक और फ़र्क है, एक और सिमिलैरिटी है, और वो सिमिलैरिटी ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो नोबल फैमिली थी और जो क्लर्जी के लोग थे वो 2% थे और बाकी अवाम 98% थी, जिसके पास ना तो कोई राइट था बोलने का, ना ही कोई जो है वो ऐसा तरीक़ेकार था कि वो अपनी आवाज़ों को पहुंचा सकें। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो वोट्स तो हम देते हैं, लेकिन आज तक कभी मैं अपने जो MNA है, जो हमारे इलाके का जो MPA है, या हमारे इलाके का इवन जो ज़िला नाज़िम है, कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। और मजबूरी ये है कि उन्हीं में से किसी को वोट देना है। अगर आप उनके ऑफिस चले भी जाएंगे तो वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप उनको फ़ोन करेंगे तो वो कभी आपसे बात नहीं करेंगे, या कभी किसी बंदे ने गली मोहल्ले में जाके कभी किसी गली मोहल्ले का मसला हल नहीं करवाया। तो सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को पाकिस्तान के हालात के साथ रिलेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों के अंदर एक बहुत ही बड़ी सिमिलैरिटी है, और वो थी इन्फ्लेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लेशन के नतीजे में आई थी, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इन्फ्लेशन तकरीबन 45% से भी ज़्यादा चली गई है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात ये हैं कि आज जो अगर आप देखें कभी न्यूज़ उठा के और रिपोर्ट्स देखें, जो ऑन ग्राउंड लोग हैं उनसे पूछें तो बलूचिस्तान इस वक्त 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया है, और वहाँ पर सैलाब की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि ज़मीनी राब्ता टूट गया है बलूचिस्तान का
बाकी सब सूबों के साथ। अगर आप इंटीरियर सिंध के हालात देखें, आपको बिल्कुल वैसे ही हालात मिलेंगे। आपको ऐसे लगेगा, अगर आप कभी नौशेरा, कभी आप नोडेरो चले जाएं, कभी आप गड़ी खुदा बख्श चले जाएं, आप लाड़काना, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप 17वीं सदी के अंदर आ गए हैं। और लोग भी आपको ऐसे ही मिलेंगे कि उनके बेचारों की हुलिये से आपको लगेगा कि आप 17वीं सदी के अंदर आ गए हैं। तो हमारी हिस्ट्री हमें ये बताती है कि हमारे हालात बिल्कुल वैसे ही हैं जिसके नतीजे में फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क में वैसी रेवोल्यूशन आई, क्योंकि वो रेवोल्यूशन बहुत वायलेंट थी। उसके नतीजे में जो हुआ, जो डेमोक्रेसी आई, वो डेमोक्रेसी भी फ्रांस को नहीं बचा सकी और बहुत साल लग गए उनको अपने आप को संभालने में। हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में इतनी बर्दाश्त भी नहीं है, इतनी कुव्वत नहीं है कि किसी भी छोटी सी भी तरह की रेवोल्यूशन को संभाल सके। ये सारा मसला जो है ये अना का है, उन लोगों की अना जो ये समझते हैं कि उनका हक है इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करना। और ये जो लफ्ज़ है हुक्मरानी, ये उनको रात को सोने नहीं देती, क्योंकि जैसे ही वो हुक्मरानी से बाहर निकलते हैं तो उनकी नींदें हराम हो जाती है और उनको लगता है कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करनी है। उन लोगों की खिदमत की चाह की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हो गया। आज हालात ये हैं कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बिल देने के लिए पैसे नहीं है, वो एक कमर पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस कदर स्ट्रेसफुल लाइफ है कि अगर आप किसी भी बंदे से सड़क चलते हुए पूछेंगे कि तुम्हारे हालात कैसे हैं, तो वो रोने लग जाएगा, उसके आंसू निकल आएंगे। ये हालात हैं। लेकिन कुछ लोग इसको जस्टिफाई करते हैं ये कह के कि देखिए जी, मरी के अंदर लोग जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, आप सी साइड पे देखें तो लोग इंजॉय करें। तो भाई, जो इंजॉय ना करें तो वो क्या करें? वो भी अगर जो जिनके पास पैसा है या जिनके पास जिस भी सूरत में पैसा आ रहा है, चाहे उनका बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है ड्यूरिंग दिस इन्फ्लेशन, तो वो क्या करेंगे? पैसे को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? ये ह्यूमन नेचर है। और ज़रूरी नहीं होता कि जो लोग इंजॉय करें उसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा सके कि पाकिस्तान के मुल्क के हालात बेहतर हैं या नहीं है। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये आगाही दूँ कि आपकी जो मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और इसकी वजह से जो पोलराइजेशन है, इससे मसले हल नहीं होंगे। आपकी जहनीत, क्योंकि मैं खुद एक पाकिस्तानी और मैं ये समझ सकता हूँ कि पोलराइजेशन क्यों है। शायद मैं भी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक पार्टी को सपोर्ट करना हर मसले का हल नहीं है। मसले का हल है उस सिस्टम को तोड़ना जिस सिस्टम की वजह से हम सारे फंसे हुए हैं। उस सिस्टम के अंदर बिल्कुल वही अलामात हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर थी। एरिस्टोक्रेसी, नोबिलिटी, उसके बाद क्लर्जी, और उसके बाद आपके आते हैं पेजेंट्स, जो हम लोग नॉर्मल ये खेत मूली खेत, ये बिल्कुल कीड़े मकोड़े जो लोग होते हैं। सो हम कीड़े मकोड़ों के ऊपर ये जो लोग सवार हो गए हैं, जिन लोगों ने ये फैसला कर लिया है कि हम तो अब, क्योंकि वो तो अपनी प्रॉपर्टीज बाहर बना चुके हैं, वो तो जिस वक्त चाहे मूव कर सकते हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो आज अगर अपने जो काम कर रहे हैं वो छोड़ दें तो उनकी सात पुश्तें आने वाली जो हैं उनके पास इतना पैसा होगा कि वो आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे पास अगले दिन के खाने के पैसे नहीं। आज हमारी नौकरियां चली जाएं तो हमें समझ नहीं आएगी कि हम कल किसे पैसे मांगे, क्योंकि जिससे भी पैसे मांगेंगे वो उसके पास भी पैसे नहीं होंगे देने के लिए। सो बताने का मकसद ये है कि आप थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करें। ये वही अकल है जो 17वीं सदी के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लोगों ने इस्तेमाल की। उस दौरान जो लोगों के ऊपर जो कदगन लगाई गई और जो उस वक्त लॉज थे, जो उस वक्त रूल्स थे, वो इतने स्ट्रिक्ट थे कि आप बात नहीं कर सकते थे। लेकिन पैम्फलेट्स बांटे जाते थे जिसकी वजह से जो है वो लोगों के अंदर जो है वो अवेयरनेस आती थी। आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास जो है प्रिंट मीडिया है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हम अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। और अवेयरनेस पैदा करने के साथ साथ हम रेजिस्ट कर सकते हैं उस स्टेटस को उस मुश्किल फैसलों को जो हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं, और उसको रेजिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है मज़ीद आने वाले फैसलों को बर्दाश्त करने की। सो पाकिस्तान क्या मुतहम्मिल हो सकता है ऐसी रेवोल्यूशन का? बिल्कुल नहीं। क्या होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के नतीजे में बहुत वायलेंस हुआ था और वो डेमोक्रेसी ने जन्म तो ले लिया था, लेकिन वो डेमोक्रेसी बहुत आने वाले सालों तक और दिहाइयों तक जो है वो बहुत ही बुरा रिजल्ट लेकर अपने साथ आई थी। पाकिस्तान को एक चेंज चाहिए, और वो चेंज जो है वो किसी इंसाफ की तहरीक के तरफ से नहीं आ सकता। वो चेंज लोगों के अंदर से आ सकता है। वो चेंज है जो कि इन लोगों को एहसास हो किसी तरह से कि ये इस मुल्क की जान छोड़ दें और किसी तरीके से कुछ ऐसे लेजिस्लेशंस करें, ऐसे लॉज पास करें जिसके अंदर जो है वो लोगों का फ़ायदा हो, जिसके अंदर
आम आवाम को फ़ायदा हो। क्योंकि अगर आपकी आवाम जो है वो गरीब हो गई है, वो भीख मांगने पे आ गई है, तो आप किसके ऊपर हुक्मरानी करेंगे? आखिरकार ये होगा कि ये आपको किसी न किसी दिन किसी जगह पे पकड़ लेंगे और फिर आपके साथ वो सलूक करेंगे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ। और जिसका हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। कोई भी मुल्क जो है वो अपना तमाशा बनाएगा अगर वो कोई भी इस तरह का काम करेगा, क्योंकि जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आप इंटरनली इतने वीक हो जाते हैं कि आपका मुल्क जो है वो फिर किसी और के कब्जे में आ जाता है, क्योंकि उस वक्त आप सबसे ज़्यादा वीक होते हैं। आप किसी और के साथ नहीं लड़ सकते, आप अपनी अंदरूनी लड़ाइयों के अंदर ही इतने उलझ जाते हैं कि आपके पास कोई ऐसा हल नहीं रहता कि आप किसी और के अपने आप को डिफेंड करें किसी और के अगेंस्ट। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो, जो कि इस्लाम के नाम पे बना, और हम अनफॉर्चुनेटली इस्लाम का कोई भी जो दिया गया लेसन है उसको फॉलो नहीं करते। भाईचारे की बात की जाती है ना, भाईचारे की बात करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कोई किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चला रहा है। बल्कि ये भी एक सिमिलैरिटी है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर जो लुई द 16 किंग था उसको गद्दारी के मुकदमे में ही पकड़ के अरेस्ट करके उसकी गर्दन उतारी गई थी। सो ये भी आजकल हमारे मुल्क में बहुत इन है, फैशन में है। आप किसी के ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा चलाएं, आपकी हुकूमत हो, आप पकड़ें लोगों को और उनको डाल दें जेल के अंदर, और फिर उनको सजाए मौत भी सुना सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 6 के अगेंस्ट जो है वो सजाए मौत है। सो बताने का मकसद ये है कि सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा बहुत जल्दी। आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे, ऐसे इक़दामात करने पड़ेंगे कि आप उस स्टेज पर ना पहुंच जाएं जिस स्टेज पर जाके बबल बर्स्ट हो जाए, क्योंकि हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, ये मुल्क उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इतनी कुर्बानियां दे के लोगों ने मुल्क बनाया है, इस मुल्क की इतनी बेहतरीन हिस्ट्री है। अगर आप शुरू के कुछ साल देखें तो आपको बेहतरीन काम नज़र आएंगे, बेहतरीन इजादात नज़र आएंगी। पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी बूस्ट कर रही थी, क्या ऐसा हुआ है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। और इस वक्त जो हालात हैं वो किसी भी तरह से जो है वो इसका इशारा नहीं करते कि हम कहीं दूर भी आने वाले सालों में, कहीं डेकेड में भी जाके स्टेबल हो सकते हैं। बेहतर होना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो इस वक्त जो है वो क्राइसिस में है हम, और क्राइसिस से बाहर निकलना जो है वो समझ नहीं आ रहा कि किस तरह निकलेंगे। ये कर्जे ले लेने से, ये मुल्क के IMF से कर्जा ले लिया, भीख मांग ली जाके दूसरे मुल्कों से, इससे हमारे मसले हल नहीं होंगे। इससे वक्ती तौर के ऊपर जो है ना वो आप सिर्फ पॉइंट्स गेन कर सकते हैं कि हमने स्टेबिलिटी को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो कायम रखी, उसको स्टेबल कर लिया है, इकॉनमी को स्टेबल कर लिया। लेकिन इकॉनमी का पहिया जब तक नहीं चलेगा तो इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। ये किसी बच्चे से भी पूछ लेंगे आप तो वो भी आपको बता देगा कि इकॉनमी को बेहतर करने के लिए इकॉनमी का पहिया चलाना जरूरी होता है। कर्जे मांग के कभी आप अपना घर नहीं चला सकते, कर्जे मांग के कभी आप अपनी लाइफ को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो कर्जे वापस करने हैं। और अगर आपका पैसा डीवैल्यू होता रहेगा तो वो कर्जे भी बढ़ते जाएंगे, उन कर्जों पे जो है वो इंटरेस्ट भी पड़ेगा जो आपको वापस करना है। तो आप कहाँ से देंगे पैसे? वो पैसे आप अपने घर से तो नहीं निकाल के दे सकते ना। क्योंकि एक और सिमिलैरिटी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ भी लोग बड़े बड़े पार्टीज के जो चीफ हैं वो अपने बड़े बड़े महल बनाते हैं। आप जिस भी चीफ का नाम देख लें, चाहे इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कहीं भी हो, उनके बड़े बड़े महल होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुई द 14 ने बनाए थे। सो मसले का हाल ये है कि आप जो है वो बहुत ही स्वेयर किस्म के क्रिटिकल किस्म के इक़दामात लें। आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है, लगा दें, इक़्तिदार का पीछा छोड़ दें। उन लोगों को आने दें आगे जो कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बना सकते हैं, जो कि अपने तजर्बे से और अपनी तालीम से और अपनी अक्लमंदी से इस मुल्क को किसी तरह से बचा सकते हैं। वरना आपके बस की बात होती तो आप बहुत पहले ही इसको ठीक कर चुके होते। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद कोई भी ऐसी वायलेंस को इंसाइट करना नहीं है, लोगों के दिमागों में ये चीज़ डालना नहीं है कि आप कोई ऐसा कदम उठाएं कि हम जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह का मॉडल लेकर आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन का मॉडल फ्लॉप मॉडल था, लेकिन उसके नतीजे में सिर्फ एक ही चीज़ हुई थी, वो थी डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी ने अगर चलना ही सिर्फ उस स्टाइल से है जिस स्टाइल से मोनार्की चलती है, तो फिर क्या फ़ायदा डेमोक्रेसी का? ये तो सिर्फ नाम की तब्दीली हुई। लेकिन असल जो मकसद है वो ये है कि लोगों को बताया जाए कि आपकी हिस्ट्री आपको बताती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, क्योंकि जो उनका फ्यूचर था वो हम देख चुके हैं। तो हमारा फ्यूचर अल्लाह ना करे हमें वैसा ही देखना पड़े जैसा उनके साथ हुआ था। अल्लाह आपका भी निगहबान हो, अल्लाह मेरा भी निगहबान हो। मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ, आप भी पाकिस्तान में रहते हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, और जो बाहर रहते हैं पाकिस्तानी जो बहुत मेहनत करते हैं, पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं। मुझे पता है कितनी मुश्किल से वो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं, फिर यहाँ पे पैसे भेजते हैं अपने घर वालों को, और फिर यहाँ पे एज ए टूरिस्ट बन के आते हैं, और क्योंकि उन्होंने वापस जाना होता है काम करने के लिए। तो कितनी मुश्किलात हैं। सोचें अगर आपके मुल्क के अंदर ही इतनी फैसिलिटीज़ हों कि आपको बाहर ना जाना पड़े, आप कितने अच्छे मौके
वाकई अपनी ज़िंदगी के अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ रह के, गुजार के मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। और आखिरकार एक छोटा सा तो सफ़र है हमारी ज़िंदगी का, जो अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है और कुछ अरसे बाद हमने चले जाना है। उस छोटे से सफ़र के अंदर भी अगर आपने भाग दौड़ में ही लगे रहना है, पैसे कमाने में ही लगे रहना है और आप अपनी फैमिली के साथ वक्त भी नहीं गुजार सकते, तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। इस ज़िंदगी से बेहतर है कि अल्लाह ताला जो है वो आपको किसी और मुल्क में ही पैदा कर देता, जहाँ पे आप वहाँ के तो रहते, वहाँ पे तो बिलोंग करते। तो ये वही इंसान समझ सकता है इस बात को जो कि अपनी मिट्टी से और अपने मुल्क से बहुत प्यार करता है और उसको अपने उस मुल्क का शहरी होने से बहुत प्यार है, अपनी अपनी एक आइडेंटिटी से बहुत प्यार है। जैसे कि इस्लाम के अंदर जो है वो कबीलों का ज़िक्र बहुत ज़्यादा होता है और कबीलों से आइडेंटिटी जो है वो रिलेट की जाती थी, और उससे जो है वो आपका जो कबीला होता था वो आपके पीछे एक बिहाइंड फोर्स होती थी जो कि आपको हेल्प करती थी हर परेशानी में और मुश्किलात में। अल्लाह आपका निगहबान हो, मेरा भी हो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।